हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जीडीएस एकेडमी। जीडीएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने कहा था कि पॉलिटी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक न्यू बैच। तो पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी में पूरा का पूरा आर्टिकल्स है और ये कांत की लक्ष्मीकांत की बुक से मैंने इसको उठाया है। जो पहला चैप्टर है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स अ टेरिटरी। तो मैंने उस दिन परसों के लेक्चर्स में आपको काफ़ी कुछ बता दिया था कि संघ क्या होता है, संघ का निर्माण कैसे होता है, अनुच्छेद एक क्या कहता है, तो संघ कितने प्रकार का होता है और संघ के जो प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि यूनियन, फेडरेशन, अमेरिका का मैंने उदाहरण दिया था, अमेरिकी संघ को लेकर के, और फिर इंडिया को लेकर के मैंने एग्जांपल दिया था। इसके बाद से जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, मैंने उसको बताया था कि आर्टिकल फर्स्ट में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो रह गए हैं, उसको मैं नेक्स्ट डे पर कंप्लीट करके आगे बढ़ूंगा। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर जो उसका आगे का पार्ट है वो हम लेकर के चल रहे हैं। जैसे है यहाँ पर सबसे जो प्रीलिम्स में आपका जो फैक्ट्स बनता है वो ये है कि संविधान, यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में किसकी चर्चा की गई है। तो आपको सीधा सीधा बताना है कि जो आर्टिकल 1 से 4 तक है वहाँ पर संघ और इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स के लिए इक्वल हो जाता है। यही क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में पूछता है। फिर आती है बात राज्यों का संघ। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि इंडिया यानी जो भारत है, राज्यों का संघ होगा, राज्यों के समूहों का संघ होगा। ये राज्य के समूह यानी कि राज्यों ने मिलकर के, अभी आगे इसी में आएगा। और यह जो व्यवस्था है दो बातों को स्पष्ट करती है। पहला, एक देश का नाम, और दूसरा राज पद्धति का प्रकार। संविधान सभा में देश का नाम लेकर के किसी तरीके से कोई मैत्य नहीं है, ये सब यहाँ पर नहीं पढ़ना है आपको। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट्स हैं, जैसे कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत क्या है, राज्यों के समूहों का संघ होगा, जिससे दो बातें निकल करके आती हैं, एक देश का नाम, दूसरा राज्य पद्धति का प्रकार। दूसरा, देश को संघ बताया गया, यानी कि जो इंडिया है वो एक फेडरेशन है, फेडरलिज्म है, संघ है। संविधान का जो ढांचा है वो संघीय है। B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण थे। एक तो पहली बात ये कि ये सब हम उस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर हम उतना ज़्यादा व्याख्या जो है एक एनालिसिस के तौर पर कर रहे हैं, ताकि जो पढ़ाए हैं वो रिवाइज हो जाए। यहाँ पर जो है अम्बेडकर ने सीधा सीधा कहा कि जो संघीय राज्य है उस वो दो वजहों से है। पहली चीज़ कि राज्यों का संघ ना कह करके उसे संघीय राज्य कहा। क्यों कहा कि भारतीय जो संघ है, पहली चीज़ कि यहाँ जो लाइन लिखी हुई है, किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। जो इंडियन फेडरलिज्म है, जैसा कि अमेरिका में राज्यों ने मिलकर के बनाया था, वैसे यहाँ पर नहीं है। अमेरिकी संघ में जो है राज्यों ने मिलकर के केंद्र को बनाया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई भी पावर नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। तो इस आधार पर जो है ये पूरा का पूरा इसी कारण राज्यों के संघ के स्थान पर जो अंबेडकर ने बात कही थी, वो भारतीय संघ को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। दूसरा, जैसे अनुच्छेद 1 को जो है जब उन्होंने डिफ़ाइन किया तो उसमें 3 सीरीज को लेकर के चला। एक राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, और तीसरा जो है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा एबडक्ट किया जा सकता है, अधिकृत किया जा सकता है। जैसे जो पहली अनुसूची है, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनका क्षेत्र विस्तार, ये सब जो है पहली अनुसूची में डिफ़ाइन किया गया है। उस वक्त जो थे 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस समय चेंज हुए हैं, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बढ़ी है, जम्मू कश्मीर उसमें इंक्लूड हो गया है। तो राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध सभी राज्यों पर, यहाँ देखिए ये जो है
इसको चेंज जम्मू कश्मीर जो है अभी चूँकि 2019 का जो विधेयक था उसने जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया, तो इस किताब में जहाँ भी जम्मू कश्मीर को छोड़कर या हर किताब में चेंज होगा तो यहाँ पर आप लोग उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे लिखा है कि भाग XXI तो 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रकार के उपबंध हैं, जैसे कि स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट आते हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। इसके अतिरिक्त जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है उसमें राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। ये सब प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, इसको आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर करना होगा कि जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है वो राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजाति का एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है। भाग 21 जो है उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड ये सब जो स्टेट हैं, स्पेशली पूर्वोत्तर स्टेट, लेकिन इसमें से अब कुछ जो है वो जहाँ पर जनजातियाँ या ऐसे कोई क्षेत्र होता है तो वहाँ पर स्पेशल उनको पावर दी जाती है। तो जो भारत का क्षेत्र है वो भारत का संघ से ज़्यादा जो है अर्थ को लेके शामिल है उसमें। क्यों? क्योंकि भारत के संघ में केवल राज्य शामिल हैं, जबकि जो भारत का क्षेत्र है उसमें राज्य के साथ साथ संघ शासित क्षेत्र भी शामिल हैं और ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें बाद में कभी भी केंद्र सरकार के द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। तो इस तरीके से जब भारत के क्षेत्र की बात आती है तो उसमें राज्य यानी कि स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश और क्या कहते हैं ऐसे क्षेत्र जिन्हें भविष्य में कभी न कभी एबडक्ट कर सकती है केंद्र सरकार, तो वो सब शामिल किया जा सकता है। संघीय व्यवस्था में जो राज्य होते हैं इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि संघीय जहाँ पर व्यवस्था होती है उसमें केंद्र को और राज्य को अलग अलग शक्तियाँ दी जाती हैं, लेकिन ये शक्तियाँ इनका जो डिटरमाइन है, जो निर्धारण है वो संविधान के तहत किया जाता है। और जो संघ शासित प्रदेश होता है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और केंद्र द्वारा अधिगृहित जो क्षेत्र होता है उसमें भी केंद्र सरकार का ही वर्चस्व होता है, केंद्र सरकार ही सबको देखती है। अब यहाँ पर बात की जाती है कि संप्रभु राज्य, क्योंकि इंडिया जो है वो कैसा स्टेट है, संप्रभु राज्य है। और संप्रभु का क्या मतलब होता है कि भारत अपनी घरेलू नीति और विदेशी नीति अपने अनुसार तय करेगा, इसमें किसी भी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी कि आंतरिक और बाहरी नीतियों को भारत ही तय करेगा। तो संप्रभु राज्य होने के नाते जो भारत है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। कैसे कर सकता है? जैसे संधि के अनुसार खरीद सकता है, उपहार मिल सकता है या लीज पर ले सकता है, या कोई व्यवसाय करने वाला है तो वो व्यवसाय के तहत ले सकता है। तो इस तरीके से किसी को जीत कर ले सकता है या हरा कर ले सकता है, यानी कि जितने तरीके होते हैं किसी ज़मीन को या किसी अन्य क्षेत्र को अधिग्रहण करने के लिए उसमें से किसी को भी अपना करके भारत वो क्षेत्र हासिल कर सकता है। जैसे भारत का जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्र को भारत ने अधिग्रहण किया, जैसे दादर, नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी एवं सिक्किम। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण के बाद में जो जैसे ये क्षेत्र अधिग्रहण कब किए गए ये तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इन क्षेत्रों का जो अधिग्रहण है उसकी चर्चा भी आगे की जाएगी। अब ये तो पूरा का पूरा आर्टिकल फर्स्ट का जो बचा हुआ पार्ट था वो मैंने पढ़ाया और उस दिन के लेक्चर में पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आर्टिकल सेकंड क्या कहता है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास यह पावर है कि विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। यानी कि जो आर्टिकल 2 है वो संसद को सीधे सीधे पावर दे रहा है कि आपको जो उचित लगे कोई शर्त पर, कोई निबंधन पर, कोई प्रावधान पर संघ में आप किसी अन्य स्टेट को डाल सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरह से अनुच्छेद जो 2 है वो 2 शक्तियाँ प्रदान करता है। पहला कि नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करना
दूसरा नए राज्यों को गठन करने की शक्ति प्रदान करना, और ये जो पावर है केवल और केवल पार्लियामेंट को ही दी गई है। पहली शक्ति जो है उन राज्यों के प्रवेश को लेकर के जो पहले से अस्तित्व में है, यानी कि उनका जो अस्तित्व है वो पहले से ही निर्धारित है, वो बसे हुए हैं, बस उनको संघ में डालना है, संघ में शामिल करना है। जबकि जो दूसरी शक्ति है यानी कि नए राज्यों को गठन से शक्ति, वो ऐसे स्टेट हैं जो अभी अस्तित्व में नहीं हैं, यानी कि मिला करके दो स्टेटों को मिला करके एक स्टेट बनाना, एक स्टेट ऑलरेडी पूर्ण है उसके क्षेत्र को घटा बढ़ा करके, या दो क्षेत्रों के दो राज्यों के कुछ एरिया को काट करके तीसरा स्टेट बनाना, या एक स्टेट है उससे कोई विदेशी एरिया लग रहा है, भारत ने उसको ग्रहण कर लिया तो उस विदेशी को उस स्टेट में शामिल कर लिया। यानी कि जो स्टेट यहाँ पर अस्तित्व में नहीं है उसको लेकर के ये जो है दूसरी शक्ति प्रदान की गई है कि नए राज्यों के गठन करने की शक्ति उससे रिलेटेड है। यार अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं, यानी कि जो मैंने बताया कि जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं, जैसे कि भारत की जो राजनीतिक सीमा है उसके बाहर का जो क्षेत्र है, जैसे इस समय अगर भारत बलूचिस्तान पर एब्डक्ट कर ले, तिब्बत को ग्रहण कर ले, अक्साई चीन को ले ले, तो ये सब भारत का हिस्सा संविधान में तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ये सब दूसरे देशों के पास हैं। तो इस तरीके से ये जो अनुच्छेद 2 है जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं उनके प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। जैसे विदेश जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो कुछ राज्य थे विदेशी राज्य थे उनको अधिग्रहण किया गया। और जो तीसरा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है भारतीय संघ जो के द्वारा नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद जो 3 है भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। यानी कि भारत जो है अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य की सीमा को चेंज कर सकता है, पहली चीज़, किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उस राज्य को दूसरे राज्य में मिला सकता है, दो राज्यों की सीमाओं में चेंज कर सकता है, दो राज्यों को मिला करके एक राज्य बना सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों को मिला करके एक राज्य बना सकता है, उनके बीच के पार्ट को या किनारे के पार्ट को काट करके एक अलग पार्ट बना सकता है, उनके नाम को चेंज कर सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है। और ये सब जो है पूरा का पूरा संविधान में बाकायदा संसद को यह पावर दी गई है। संसद जो है इस बात को लेकर के बहुत ही बेफिक्र रहता है कि वह जब चाहे तब कर सकता है, केवल नाम मात्र का पूछना होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका जो आर्टिकल 1 था वो कंप्लीट हुआ, आर्टिकल 2 कंप्लीट हुआ, आर्टिकल 3 कंप्लीट हुआ। अब आर्टिकल 4 पे हम लोग चलते हैं। आर्टिकल 4 हम कल पढ़ाएंगे। इस तरीके से जो ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है वो पूरा का पूरा हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए अलॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।